हरियाणा में नई सरकार के गठन के वक्त जिस तरीके से जो सियासी गहमा गहमी देखने को मिली, एक तरफ एनडीए के तमाम नेता हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर मौजूद रहे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रदेश संगठन के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मायूस भी नजर आए। आपको बता दें कि एनडीए ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की जीत के बाद शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश संगठन के तमाम नेताओं पर मायूसी का माहौल छाया रहा, उससे साफ प्रतीत होता है कि बीजेपी हाईकमान की कार्यशैली से प्रदेश से संगठन के कई नेताओं को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से गुरुग्राम से लोकसभा के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ दिग्गज नेता अनिल विज, जो कि बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वरिष्ठता के आधार पर मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। यदि बात करें तो राम कुमार गौतम, जो कि सफीदो सीट से विधानसभा चुनाव में जीत करके पहुंचे और इसके साथ साथ ही लगातार यहाँ पर ये मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें पावरफुल मिनिस्टर बनाया जाए, तो इन तमाम नेताओं को झटका निश्चित तौर पर लगा है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के कद्दावर नेता होने के नाते तीसरी पंक्ति में बैठे हुए नजर आए और मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलकती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ देखें तो अनिल विज भी कैबिनेट मंत्री बनने से कुछ ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की सरकार में वह कैबिनेट में मंत्री थे, गृह मंत्रालय का जिम्मा उनके पास था और नायब सिंह सैनी की सरकार में भी मंत्री पद मिलने से अनिल विज के चेहरे की जो चिंता की लकीरें थी, जो निराशा की लकीरें थी, वो साफ झलक रही थी। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ये नेता जो बार बार दाव ठोकते हुए नजर आ रहे थे, इनके मंसूबों पर कहीं ना कहीं हाईकमान ने पानी फेर दिया। आपको बता दें कि राम कुमार गौतम, जो कि जेजेपी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, नायब सैनी की सरकार में अब वो शामिल तो हो गए हैं, लेकिन मंत्री पद की चाह जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। जिस तरीके से यहाँ पर उनके बेटे रजत गौतम ने जो बयान दिया कि गंदी राजनीति को मैं यहाँ पर अलविदा कहता हूँ, आगामी वक्त में राजनीतिक मंचों पर नजर नहीं आऊंगा, इसके साफ मतलब ये है कि उन्हें अपने पिता के कैबिनेट मंत्रालय में शामिल होने की कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चाहत दिखाई दे रही थी, उसको बड़ा झटका लगा है। लेकिन दर्शकों, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमुख पॉइंट ये भी है कि बीजेपी ने जिस तरीके से नायब सिंह सैनी की ताजपोशी की है, उस नायब सिंह सैनी की ताजपोशी के पीछे एक बड़ा फैक्टर जो रहा वो उनकी आरएसएस से जुड़े हुए होने की एक कहीं ना कहीं एक जो परंपरा चली आ रही है बीजेपी में, उसमें सही फिट बैठता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी आरएसएस के कार्यकर्ता रह चुके हैं, वॉलंटियर रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हीं राजनेताओं को सौंपती है जिनका आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध होता है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह और इसके साथ साथ राम कुमार गौतम आरएसएस से जुड़े हुए राजनेता नहीं है, इसी के चलते उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई। जब सवाल पूछा गया राम कुमार गौतम से कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए था, जिसकी मांग आप लंबे समय से करते आ रहे थे। दुष्यंत सिंह चौटाला जिस वक्त सरकार में साझेदार थे मनोहर लाल खट्टर के साथ, उस दौरान भी उनकी तरफ से मांग की जा रही थी, जिस पर यहाँ साफ तौर पर दादा गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि नायब सिंह सैनी की सरकार में मैं कैबिनेट की जिम्मेदारी संभालता हुआ नजर आऊंगा, मुझे मंत्रालय दिया जाएगा। और ये लड़ाई उन्होंने कहा कि मेरी दुष्यंत चौटाला के भी साथ रही, क्योंकि नारनौंद से मैंने चुनाव लड़ा था, नारनौंद से बड़ी जीत भी मैंने दर्ज की थी और बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद भी जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के हिस्से जो 14 महकमे आए, उन 14 महकमों में से किसी एक विभाग की भी जिम्मेदारी यहाँ पर नारनौंद के विधायक यहाँ पर राम कुमार गौतम को नहीं दी गई। लिहाजा पूरे 4.5 साल का कार्यकाल उन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ नाराजगी के चलते खत्म किया। लेकिन अब जब जींद में एक जन आशीर्वाद रैली हो रही थी, नायब सिंह सैनी समारोह में उस वक्त मौजूद थे और उस मौजूदगी के दौरान ही वहां पर राम कुमार गौतम ने बीजेपी का दामन थाम लिया, उनके बेटे को भी पार्टी ज्वाइन करवाई। लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। राम कुमार गौतम के बेटे रजत गौतम ने कहा कि हम अब सफेदों की लड़ाई लड़ेंगे, सफेदों के लिए आगे आने वाले वक्त में एक रोड मैप तैयार करेंगे
और नायब सिंह सैनी सरकार से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक विकास सफीदो हलके में करवाया जाए, क्योंकि हमने लोगों से वादे किए हैं और वादों से मुकरना हमारी फितरत नहीं है। यानी कि साफ तौर पर राम कुमार गौतम की जो मौजूदगी है उसको दर्ज करवाना कहीं ना कहीं उनके बेटे रजत गौतम चाहते हैं। राम कुमार गौतम भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस तरीके से मैदान में वहां पर पंचकुला में मौजूद नजर आए और स्टेज पर मौजूदगी के दौरान खामोश बैठे हुए नजर आए, निराश नजर आए, उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि उनकी जो राजनीतिक चाहत अधूरी रह गई। अब आगे बढ़ते हुए चर्चा यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह की कर लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के बड़े दिग्गज नेता हैं। टिकट वितरण से लेकर के यहाँ पर प्रत्याशियों को जीत दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव के दौरान भी चौधरी धर्मवीर सिंह की मदद करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से वह नजर आए। लिहाजा वहां पर चुनाव लड़ रहे कद्दावर कांग्रेस के नेता राव दान सिंह को महज 40,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जो मौजूदगी उनकी रही, उनकी बेटी अटेली से विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी आरती राव, जिन्होंने बड़े नजदीकी मार्जिन से चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद उनको मिला है, उससे कहीं ना कहीं आरती राव को मंत्री बनाए जाने का एक कहीं ना कहीं घाव पर मरहम लगाने का काम तो बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत पर किया गया। लेकिन उनकी जो चाहत थी मुख्यमंत्री बनने की, वो चाहत पूरी नहीं हो पाई। उसके पीछे भी सबसे बड़ी यही कहानी रही कि अहिरवाल के तमाम जो नेता थे वो एकजुट होने में नाकाम रहे। और सबसे बड़े चेहरे यदि अहिरवाल में देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह के बाद राव नरबीर का नाम शामिल है और राव नरबीर कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। राव इंद्रजीत के धुर विरोधी माने जाते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया और समर्थन न मिलने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि राव इंद्रजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से एक बार फिर से यहाँ रुखसत होना पड़ा। अब आगामी वक्त में किस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह अपनी सियासी जमीन को तलाशने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से तमाम कदम उठाते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से आगामी रोड मैप तैयार करते हुए नजर आएंगे, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि क्या राव इंद्रजीत सिंह आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूं। विधानसभा चुनाव में भी यही कहते हुए नजर आए कि ये मेरा आखिरी चुनाव प्रचार है, इसके बाद मैं चुनाव प्रचार के लिए भी शायद ना आ पाऊं, क्योंकि 75 साल की उम्र उनकी हो चुकी है। और ऐसे में आने वाले वक्त में अब राव इंद्रजीत सिंह का हरियाणा की सियासत में मुख्यमंत्री बनना यहाँ पर नामुमकिन दिखाई देता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा दिया गया एक बयान जिसमें उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को निशाना बनाते हुए कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनना तो चाहते हैं, लेकिन बनेंगे तब जब हम बनने देंगे। यानी कि साफ तौर पर राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आई। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे जब कांग्रेस के विपरीत आए तो भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा गया कि राव इंद्रजीत सिंह यदि आपको समर्थन देते हैं तो आप उन्हें किस तरीके से यहाँ पर अपना सहयोग देंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि वह हमारे पुराने साथी है, पुराने सहयोगी हैं और यदि हमारे साथ आने का कोई फैसला करते हैं तो हम खुले मन से उनका स्वागत करेंगे। देखना ये होगा कि अहिरवाल की सियासत के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह आने वाले वक्त में किस तरीके से फैसला लेते हुए नजर आते हैं और बीजेपी से जो तमाम विधायक नाखुश नजर आ रहे हैं, असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, वे आगामी वक्त में किस तरीके की रणनीति अपनाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।